इस अध्याय में हम पालमपुर की कहानी के माध्यम से एक गांव में होने वाले कृषि कार्य या अन्य कार्यों से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे। इस गांव में मुख्य रूप से कृषि कार्य खेती करते हैं लोग। इसके लिए जो क्रियाकलाप है, आवश्यकता है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 भौतिक पूंजी और नंबर 4 मानवीय पूंजी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो कृषि के लिए आवश्यक संसाधन है, साधन है, ये कैसे उपलब्ध होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन करने हेतु सबसे पहले भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी आवश्यकता काम करने वाले लोग अर्थात श्रम। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और चौथी जो आवश्यकता है वो है मानव पूंजी, श्रम। इस प्रकार से हम जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो तो हम रुपए पैसे से कर सकते हैं, परंतु मनुष्यों को काम में लगाते हैं उसको हम कहते हैं मानव पूंजी अर्थात श्रम की व्यवस्था। इस प्रकार से इन चारों का समायोजन किस प्रकार से होता है, या किसी गांव या किसी क्षेत्र की जो भूमि है उसके आधार पर वहाँ के लोगों की श्रम की व्यवस्था होती है। कुछ गैर कृषि कार्य भी होते हैं। कुछ बिंदुओं के बारे में प्राप्त करते हैं हम जानकारी। भूमि स्थिर है, यानी पालमपुर गांव में जो भूमि है वो निश्चित है। कितनी जोताई वहाँ होती है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। किन कृषि हेतु उपलब्ध स्थिर भूमि से कई तरीकों से अधिक पैदावार की जा सकती है। उस भूमि पर बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, बिजली से चलने वाले नलकूप लगाकर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर, अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग कर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम पाठ में ये पढ़ते हैं कि भूमि तो स्थिर है, परंतु वहाँ जो अपन फसल लेते हैं तो अनेक विधि से हम उस फसल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा बिंदु है क्या भूमि ये सब धारण कर पाएगी। ये जो भूमि पर हम कीटनाशक आदि जो डालेंगे इसके लिए वो भूमि कैसी है, भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधुनिक संसाधनों एवं अत्यधिक कृषि आगतों का मिट्टी की उर्वरकता पर, भूमिगत जल स्रोतों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात बुरा प्रभाव पड़ता है। पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। पालमपुर में 450 परिवार हैं, जिसमें 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास छोटी छोटी कृषि भूमि है जो 2 हेक्टेयर से भी कम है। 60 परिवार जो बीचले हैं, मंझोले हैं, जिनको 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक की भूमि है। और कुछ बड़े परिवार ऐसे हैं कुछ ही संख्या में जिनके पास अधिक भूमि है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, यानी काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। छोटे कृषक अपने खेतों पर काम करते हैं। मंझोले एवं बड़े किसानों के खेतों पर अन्य भूमिहीन श्रमिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। बड़े कृषक मजदूरी को नगद अथवा अनाज के रूप में मजदूरी प्रदान करते हैं। गांव में भूमिहीन श्रमिक एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, खराब है। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। गांव में खेती में आधुनिक आगतों अथवा वर्तमान में जो हम रासायनिक बीज आदि प्राप्त करते हैं उसके लिए पूंजी चाहिए। तो छोटे किसान हैं, उनके पास पूंजी की दिक्कत होती है तो वो ऋण लेते हैं या साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेते हैं। परंतु इसके विपरीत जो बड़े किसान हैं उनके पास पूंजी तो उपलब्ध है, अधिशेष रह जाती है, वो इस पूंजी को ब्याज पर भी देते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। गांव में प्राय छोटे किसानों के पास तो उत्पादन बहुत कम है,
अधिशेष रहता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। परंतु मंझोले एवं बड़े किसानों के पास उत्पादन की काफ़ी मात्रा अधिशेष रह जाती है, बच जाती है। अधिशेष रहना यानी बच जाना। अतः वे कृषि अधिशेष की बिक्री करते हैं। जो उनके पास कृषि से उत्पादन फसल बच जाती है, उसको वो पास के बाज़ार में उच्च कीमत पर बेचकर उनसे वो पूंजी प्राप्त करते हैं, रुपए प्राप्त करते हैं। उस पूंजी से वो अपने कृषि में और सुधार करते हैं, नई नई तकनीक अपनाते हैं, संसाधन खरीदते हैं। तो उनके पास में अधिशेष फसल से जो पूंजी प्राप्त होती है, उससे उनका और अधिक विकास होता है और वो अपनी खेती को ठीक ढंग से कर पाते हैं। छोटे किसान ये नहीं कर पाते। गांव में कुछ कृषि के अलावा भी कार्य होते हैं, उनको गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसे डेयरी, दूध को बेचना, संग्रहण करना। पालमपुर में लघु उद्योग निर्माण का काम भी है। छोटे छोटे उद्योग है जो कृषि कार्यों के औजार बनाते हैं। ऐसे अनेक उद्योग है। पालमपुर के दुकानदार भी है। पालमपुर में कई छोटे छोटे दुकानदार हैं जो दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बेचकर आजीविका चलाते हैं। परिवहन तेज़ी से विकसित होता है, एक क्षेत्र भी है। तो कुछ लोग जो किराए पे ट्रैक्टर आदि चलाते हैं, फसलों को लाते हैं, ले जाते हैं, बाज़ार से सामान लाते हैं, अन्य निर्माण सामग्री लेके आते हैं। इस प्रकार से पालमपुर से मुख्य रूप से ये 4 गैर कृषि कार्य है: डेयरी, उद्योग, दुकानदार और परिवहन का जो साधन है, यह भी पालमपुर में होता है। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के निष्कर्ष में। भारत में कृषि क्षेत्र में 1950-51 में देश की जुताई का क्षेत्र 129 मिलियन था, जो 90-91 में बढ़कर 157 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इसके पश्चात लगभग स्थिर हो गया, यानी 50 से लेकर 90 तक कृषि क्षेत्र की जुताई में वृद्धि हुई। उसके बाद वृद्धि लगभग नए के बराबर हुई। 1965-66 से 2001 तक की समय अवधि में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई, परंतु ये दालों के उत्पादन में वृद्धि नहीं दिखाई देती है। गेहूं के उत्पादन में तो इतनी पर्याप्त वृद्धि हुई, जो प्रारंभ में बहुत कम था, वो 70 करोड़ टन तक पहुंच गया। अतः हरित क्रांति का इन गेहूं पर असर पड़ा, परंतु विपरीत इसका असर दालों पर पड़ा। दालों की उत्पादन की वृद्धि में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो ये हरित क्रांति और उत्पादन को भी हम इस पाठ में पढ़ते हैं, और इसी के साथ में हम कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। वो बिंदु क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1, सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। खेती स्थिर है तो सिंचाई की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, किंतु भारत में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। यहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। भारत में कुल क्षेत्र का लगभग 40% भाग ही सिंचित है। अभी भी 60% भाग सिंचाई से वंचित है, तो वहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई वाले क्षेत्र को अगर बढ़ाएंगे तो ही हमें उपज प्राप्त होगी, अच्छी उपज प्राप्त होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं कुछ और बिंदुओं पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव के माध्यम से हमने ये जाना कि खेती की जो वर्तमान पद्धति है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है, और गैर कृषि कार्य भी बढ़ने चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी कार्य है, इससे उत्पादन बढ़ेगा। जय हिंद।